हमारे डिफरेंट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स की यानी समसाइकी की एक वीडियो जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, एक और जहां लॉकडाउन में कॉलेज स्कूल वगैरह कोचिंग क्लासेस सब बंद पड़ी हैं, यानी लॉकडाउन के कारण कोरोना महामारी के कारण सब कुछ शिक्षा संस्थान सब बंद पड़े हैं, तो हम अपने ऑनलाइन जो सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, उसका आप लाभ भी उठा रहे हो, अपना प्यार बनाए रख रहे हो। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो समसाइकी के कुछ 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अब देखते हैं एक पहला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया? यानी केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है 7 अगस्त 2020 को? तो वो किस एयरपोर्ट पे हुआ? ऑप्शन ए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी कलपक्कम एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या ऑप्शन डी केरल एयरपोर्ट। देखिए, कोचीन, कलपक्कम, कोझिकोड या केरल, इन चारों में से कौन सा एयरपोर्ट है जहां 7 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन के नाम से एक मिशन है भारत एयरलाइंस का, एयर इंडिया का। तो इस मिशन के तहत ही है दुबई से केरल आ रहा था। तो वंदे भारत मिशन के तहत यह दुबई से केरल आ रहा था। यह विमान कहाँ आ रहा था? कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। केरल का एक एयरपोर्ट है कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ आ रहा था। तो दुर्घटना होने से 7 अगस्त को 190 यात्री इसमें मौजूद थे और इसमें से 20 यात्री मारे गए। यानी इस दुर्घटना होने पर 20 यात्री मारे जा चुके हैं और इनमें से काफी लोग घायल हुए, 170 लोग घायल हुए। और इनके विंग कमांडर थे, यानी कैप्टन कहा जा सकता है जिनको, दीपक वसंत, इनकी भी मृत्यु हो गई है इस कारण। तो 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 7 अगस्त को दुर्घटना हुई थी। तो वहां दुबई से केरल की एक फ्लाइट आ रही थी, इसमें वसंत, दीपक सहित 20 लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष या नए चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है इनमें से? ऑप्शन ए मोहम्मद कैफ, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी सचित कुमार, या ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। चारों में से देखिए आप, यूपीएससी के नए अध्यक्ष इनमें से कौन से हैं? राजीव शुक्ला, मोहम्मद कैफ, प्रदीप जोशी या सचित कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी 2015 से यूपीएससी के सदस्य थे। 2015 से यानी 5 साल यह सदस्य रहे। अब 2020 में यह चेयरमैन बनेंगे। किसके चेयरमैन, किसके अध्यक्ष? यूपीएससी के। और यूपीएससी के फिलहाल कौन है अध्यक्ष? अरविंद सक्सेना, यानी प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक है? 1 वर्ष का इनका कार्यकाल है, 12 मई 2021 तक। तो प्रदीप कुमार जोशी का 12 मई 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो बात है यहाँ यूपीएससी की। तो यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका कार्यकाल रहेगा 12 मई 2021 यानी 1 वर्ष तक। 2015 से यह यूपीएससी के सदस्य थे, 5 साल यह सदस्य रहे और अब इन्होंने अरविंद सक्सेना की जगह लेकर नए चेयरमैन बन गए। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं श्रीलंका की राजनीति से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? श्रीलंका की पार्टी है श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी,
किसके नेतृत्व में इस पार्टी को वापस मतलब दोबारा बहुमत हासिल हुआ है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन सी कुमार संगकारा, या ऑप्शन डी एंजेलो परेरा। तो एंजेलो परेरा, कुमार संगकारा, महिंदा राजपक्षे या गजेंद्र सिंह इसके राइट आंसर होंगे। तो देखिए चारों में से ए, बी, सी या डी कौन सा हमारा राइट आंसर है? श्रीलंकन पार्टी को, एक श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को दोबारा बहुमत हासिल हुआ है। तो उसका कैप्टन या नेतृत्व, उसका मतलब कौन नेतृत्व करने वाला कौन था? तो उसका नेतृत्व करने वाला था हमारा बी ऑप्शन महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे कौन है? हाल ही में वह पीएम हैं श्रीलंका के, यानी प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, और इन्हें एक बार फिर श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी, इनकी एक पार्टी है, इसको दोबारा बहुमत हासिल हो गया। तो मतलब अब ये दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे महिंदा राजपक्षे। इन्होंने काफी 2 दशकों तक श्रीलंका में राज किया है, 2 दशक यानी 20 साल। इनके एक भाई हैं गोताबाया राजपक्षे, यह भी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। मतलब दोनों भाई बड़े बड़े पदों पे हैं श्रीलंका पे, राष्ट्रपति, और इन्हें भी 2/3 बहुमत मिल चुका है। यानी गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे और इनके भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री होंगे। यानी श्रीलंका पे इन दोनों भाइयों का बहुत ज्यादा राज हो चुका है। 20 साल इन दोनों भाइयों ने लगातार श्रीलंका पे राज किया है। तो इनकी दोबारा श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो अब देखते हैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? यानी आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, T20 मैन वर्ल्ड कप 2021 में जो होना है, इसकी मेजबानी किस देश को मिली है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंडिया, भारत। यह वर्ल्ड कप पहले 2020 में होना था, लेकिन आप सबको वैसे पता ही है कोविड-19 इसका मुख्य कारण। कोविड-19 के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। तो अब यह आईसीसी वर्ल्ड कप होगा 2021 में भारत में, जिसमें 16 टीमें, तो इस वर्ल्ड कप में 2021 में होगा, 16 टीमें इसका हिस्सा लेंगी। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप अगला होगा। यानी लगातार 2 वर्ष T20 वर्ल्ड कप होंगे। 2020 में जो होना था कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया। 2021 में भारत में होगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारत में जो होने वाला था 2021 में, पहले इसकी बीसीसीआई ने, यानी भारत का क्रिकेट कंट्रोल जो एसोसिएशन है, उसने इसकी निंदा की थी, इसे करने से आलोचना की थी इसकी। तो बाद में इसे मान लिया गया है, यानी आईसीसी के इस आदेश को बाद में मान लिया गया है। तो अब 2021 का जो वर्ल्ड कप है भारत में होगा, जिसमें 16 टीमें इसका हिस्सा लेंगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है हमारे रमेश पोखरियाल ने किस राज्य में, किस स्टेट में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या तेलंगाना। A, B, C या D कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2014 में यह अस्थायी बिल्डिंग थी और 2020 में इसे स्थायी रूप दे दिया है, यानी इस बिल्डिंग को स्थायी रूप दे दिया है। आधारशिला रखी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कोविड-19 का दौर है तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम हुआ है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है?
जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम हैं और 2020 में से स्थायी रूप दे दिया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान को। यह देश का सबसे बड़ा प्रबंधन संस्थान है, यानी शिक्षा का संस्थान है सबसे बड़ा, IAM। और यह 1996 में बना था। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी IAM की, जो इस बिल्डिंग को 2020 में स्थायी रूप दिया है, जो 2014 में अस्थायी एक बिल्डिंग के रूप में थी। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है हमारे जयराम ठाकुर। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा छठा क्वेश्चन। भारत में कहाँ ई ज्ञान ई मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई ज्ञान ई मित्रा भारत में कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दादर नागर हवेली और दमन दीव, ऑप्शन सी है हमारा महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिल्ली। चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो ई ज्ञान ई मित्रा मोबाइल ऐप क्या है? यह दादर नागर में और दमन दीव में लॉन्च की गई है। इसका क्या फायदा है? तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस ऐप से दादर नागर हवेली और दमन दीव में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और इसके प्रशासक कौन है यहाँ दोनों क्षेत्रों के? प्रफुल्ल पटेल। तो आपको जैसे पता है कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण स्कूल कॉलेज आदि सब बंद पड़े हैं, तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। तो इसलिए दादर नागर हवेली और दमन दीव में वहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वहाँ एक ऐप लॉन्च किया है, ई ज्ञान ई मित्रा मोबाइल। तो अब देखते हैं भारत की राजनीति से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है राजेश मिश्रा, ऑप्शन सी है महेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी सत्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यह कौन है? यह पहले झारखंड सॉरी माफ करिए, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। तो अब इस पद से हट गए, तो इनका कार्यभार कौन संभालेंगे? मनोज सिन्हा। तो पहले ही यह जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इन्हें भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। तो अब इन्हें यह पद छोटा पड़ेगा, उनकी जगह लेंगे मनोज सिन्हा, यानी झारखंड के माफ करिए जम्मू एंड कश्मीर के नए CAG कौन होंगे? मनोज सिन्हा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसकी जगह ली है? राजीव महर्षि, यानी भारत के इससे पहले नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन थे? राजीव महर्षि। और 6 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत के नए नियंत्रक या महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे, और इनके पद की शपथ जो दिलाई है वो रामनाथ कोविंद ने दिलाई, यानी राष्ट्रपति। तो यह भी क्वेश्चन है कि CAG यानी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भारत का राष्ट्रपति ही दिलाएगा, यानी रामनाथ कोविंद। और शपथ में वह किस चीज की शपथ लेगा? जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक यानी CAG किस चीज की शपथ लेगा? पद एवं गोपनीयता की। यानी भारत का CAG यानी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा, और शपथ दिलाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद। तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 8 अगस्त, ऑप्शन बी है हमारा 7 अगस्त, ऑप्शन सी है हमारा 9 अगस्त, या ऑप्शन डी 10 अगस्त। ABC या डी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त। तो इस वर्ष की इसकी थीम क्या होगी? कोविड-19 से आदिवासियों को सुरक्षित रखना। इसकी थीम है इस वर्ष की आदिवासियों को कोविड-19 यानी कोरोना से
सुरक्षित रखना। और भारत में आदिवासियों की जनसंख्या है 12 करोड़। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आदिवासियों की संख्या है 400 मिलियन। पूरे विश्व में 400 मिलियन आदिवासी हैं। भारत में अकेले में 12 करोड़ आदिवासी हैं। इस वर्ष की थीम होगी कोविड-19 से आदिवासियों की सुरक्षा करना। 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। तो अब देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? भारत के किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है तेलंगाना या डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कहा? उत्तरकाशी जिले में, काशी जिले में इसकी स्थापना की जाएगी और यह भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। भारत की केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत में यह पहला होगा जहां हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो आइए अब देखते हैं विश्व के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्वेश्चन। हमारा 10वां क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? यानी अरब का वह पहला देश जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होगा। ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी सूडान। राइट आंसर होगा हमारा बी यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यह पहला होगा संयुक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो अरब देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। और यहाँ पूरे यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की 25% बिजली की आपूर्ति होगी। और इसमें खर्चा कितना आने वाला है? 22.4 अरब डॉलर। अरब देश का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र होगा संयुक्त अरब अमीरात में, जहां 22.4 अरब डॉलर की वहां खपत होगी। 25% पूरे यूएई की बिजली की आपूर्ति करेगा और वह 5.1 गीगावाट की क्षमता वाला होगा। यानी इस परमाणु संयंत्र की जो क्षमता होगी 5.1 गीगावाट की होगी। 22.4 अरब डॉलर की वहां खपत होगी और 25% पूरे यूएई की बिजली की आपूर्ति करेगा। अब शुरू करते हैं आज का हमारा 11वां क्वेश्चन। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ होगा? आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तो चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त अरब अमीरात। नाम तो इसका भारत से शुरू होता है इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन यह खेला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि 29 मार्च को यह भारत में ही शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 बहुत बड़ी समस्या है इस वर्ष की, इसके कारण यह रद्द हो गया था। अब इसका फैसला लिया गया है कि 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक यह खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है, तो उनका नाम क्या है? बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं ये भी, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है कि 29 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में आईपीएल का आयोजन होगा। देखते हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ा एक क्वेश्चन, यानी हमारा 12वां क्वेश्चन। हरियाणा के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं? पंचायत चुनाव यानी सरपंच के चुनावों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई है? ऑप्शन ए है हमारा 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 40% या ऑप्शन डी 70%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है, महिला सशक्तिकरण के चलते।
यानी महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो अब से हरियाणा के पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50% सीटें आरक्षित होंगी। तो यह फैसला पहले भी लिया जा चुका है 20 राज्यों में, यानी 21वां राज्य होगा हरियाणा, जहां 50% महिलाओं का भागीदारी होगी पंचायती चुनाव में। वहाँ के सरपंच के चुनावों में 20 राज्यों में पहले हो चुके हैं, जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई, आंध्र प्रदेश, कई राज्य हैं जहाँ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं 50%। देखते हैं आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन है? यानी गुयाना का देश है जो, वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए यूसुफ अली, ऑप्शन बी इकबाल खान, ऑप्शन सी मोहम्मद इरफान अली, या ऑप्शन डी आमिर खान। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद इरफान खान वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं गुयाना के। तो गुयाना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी सीमा मिलती है ब्राज़ील से, वेनेजुएला से, इन दोनों देशों से इसकी सीमा जुड़ती है। और वहाँ गुयानीज करेंसी चलती है, यानी वहाँ की करेंसी का नाम गुयानीज है। और वहाँ का जो राजधानी है, उनका नाम है, राजधानी का जॉर्ज टाउन, यानी गुयाना की राजधानी का नाम है जॉर्ज टाउन। वहाँ की करेंसी का नाम है गुयानीज। वहाँ के नए राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इरफान अली। अब देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? भारत छोड़ो आंदोलन भारत का बहुत बड़ा आंदोलन रह चुका है, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो इसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 11 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 2 अगस्त 2020, या ऑप्शन डी 14 अगस्त 2020। तो राइट आंसर होगा 8 अगस्त 2020 की इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाएगी। और यह 8 अगस्त 1942 को मुंबई में से शुरू हुआ। और कहाँ हुआ, मतलब किस कारण अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन था, भारत छोड़ो अंग्रेजों को कहा गया था। और इस जो आंदोलन है, इसमें महात्मा गांधी का एक नारा था, करो या मरो। यह नारा भी इस आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था, यानी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में यह नारा दिया था, करो या मरो, यानी अंग्रेजों को भारत छुड़वाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल कांग्रेस की एक सत्र के दौरान 8 अगस्त 1942 को मुंबई से यह आंदोलन शुरू किया था। शुरू करने वाले हैं महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी 15वां क्वेश्चन। लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल विस्फोट से भीषण विस्फोट हुआ? तो 5 अगस्त को एक विस्फोट हुआ है लेबनान में, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑप्शन ए नाइट्राइड क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सोडियम, या ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो 5 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ है विस्फोट। वहाँ एक वेयर हाउस था, वहाँ वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। तो किसी कारण वह फट गया, यानी वह विस्फोट का रूप ले गया, जिसके कारण वहाँ 100 लोग मारे गए, 4000 लोग घायल हो गए, और 10 किलोमीटर तक सब तबाह हो गया। यानी इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 10 किलोमीटर के जो आसपास का एरिया था वो सब तबाह हो गया, सब बिल्डिंग खत्म हो गई, तो 100 लोग मारे गए, 4000 लोग इसमें घायल भी हो गए थे। तो यह बहुत बड़ा एक विस्फोट जो पूरी दुनिया को जिसने हिला कर रख दिया, 2750 टन अमोनियम का जो विस्फोट। दोस्तों आज की हमारी
जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारी वीडियो को अपने आसपास के वाले लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल के प्रति प्यार इतना ही बनाए रखें। हम भी लगातार ऐसे ही वीडियो आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, आपको वीडियो की अपडेट देते रहेंगे। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे ये सब नई वीडियो